हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। रात 8 बजे जो हमारी प्रैक्टिस है सीरीज चल रही है, आज उसका देखेंगे भाग 19, जिसके तहत हम देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास के तहत आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर 8, उत्तर मुगल काल। रात 8 बजे हमारी दो प्रकार की प्रैक्टिस सीरीज चलती हैं, एक उत्तराखंड की और एक जीएस की। जीएस का अभी 19वां भाग है, इसके बाद अंतिम भाग आएगा और हमारा प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही जिस दिन हमारा प्राचीन भारत समाप्त होगा, उसके अगले दिन से वन लाइनर सीरीज लाई जाएगी आपके लिए दिन में 1 बजे, जिसमें हम उत्तराखंड और हिंदी के डेली लगभग 50-50 सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर देखेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में। और ये सीरीज जो हमारी होगी आगामी वीडियो वीपीडीओ और कनिष्ठ सहायक के लिए चलाई जाएगी। रात 8 बजे जो प्रैक्टिस है सीरीज चलती रहती है वो चलती रहेगी, उसकी चिंता नहीं है। रात 8 बजे हमेशा प्रैक्टिस है सीरीज ही आएगी, जिसमें उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट और जैसे ही प्राचीन भारत समाप्त होगा हम भूगोल के प्रैक्टिस सेट देखेंगे या पॉलिटी के, आपको बता दिया जाएगा, ये ध्यान रखें। तो पुराने वीडियो भी ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर गुप्त काल। उत्तर गुप्त काल यानी गुप्त वंश जैसे ही समाप्त हुआ था, उसके बाद कौन कौन से वंश आए थे। वैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ इसके बारे में कि अगला वीडियो कौन सा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आज का हमारा, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की। राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, पुष्यभूतिवर्धन या नरवर्धन। तुरंत जवाब भी देते रहेंगे सभी लोग, काफी महत्वपूर्ण सवाल हैं। आज टोटल आपके लिए 55 सवाल हैं और इसके बाद एक अंतिम वीडियो आएगा प्राचीन भारत का, जिसमें हम विविध के लगभग 50 सवाल देखेंगे प्राचीन भारत से रिलेटेड, और प्रश्नों के माध्यम से हमारा 10 वीडियो में प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्यभूति वर्धन। थानेश्वर के वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन जी ने की। ध्यान दे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे दूसरे सवाल पे। सूची 1 को 2 से मिलाइए। सूची 1 में है राज्य और सूची 2 में है उनकी राजधानियां। ऑप्शन ए, बी, सी और डी आप देख सकते हैं, तो तुरंत जवाब दे सभी लोग। इस टाइप के सवाल आप आजकल पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, यानी एक ही क्वेश्चन में 4 सवाल हो जाते हैं इसमें। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्धन राज्य की राजधानी थानेश्वर, मौखरी राजवंश की राजधानी कन्नौज, वाकाटक की राजधानी पुरिका और मैत्रक की राजधानी वल्लभी। ध्यान दें सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी मिलान वाले सवाल हैं। सूची 1 में राजवंश दिए हैं, जबकि सूची 2 में उनके संस्थापक दिए हैं, वर्धन वंश, मौखरी वंश, वाकाटक वंश और मैत्रक वंश। और सूची 2 में उनके संस्थापक कौन है, ये हमने बताना है। तो तुरंत जवाब दे सभी लोग। आज का हमारा तीसरा सवाल, अभी कुछ देर पहले हमने देखा है वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति। तो 4 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी और सी। तो ए और डी तो हमारा समाप्त हो चुका है। अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें, मौखरी राजवंश का संस्थापक है ईशान शर्मा। तो 4 के बाद दूसरा ऑप्शन किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, यानी वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति और मैत्रक वंश के संस्थापक पुष्य भूति। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट्स जरूर बनाएं सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे चौथे सवाल पे। ये सारे सवाल हमारी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो इनको बिल्कुल हल्के में न लें। प्रीवियस जो जितने भी वीडियो हैं उनको जरूर देखें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब उत्तराखंड की जो वन लाइनर सीरीज हम लाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, उसमें परीक्षा वाणी के चैप्टर नंबर 11 से 22 तक हम निपटा चुके हैं। इसके अलावा अभी स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे, जिसमें वन लाइनर फॉर्मेट में हम सवाल बनाएंगे। तो उत्तराखंड के जो वन लाइनर होंगे वो हमारी परीक्षा वाणी और एक और पुस्तक है उससे होगा, और जो हिंदी के वन लाइनर होंगे हमारी ल्यूसेंट की पुस्तक से लेंगे चैप्टर वाइज। यानी एक ही वीडियो में हम हिंदी के सवाल भी देखेंगे महत्वपूर्ण। सवाल का क्वेश्चन लिखा होगा, उसका आंसर तुरंत बताया जाएगा आपको। वन लाइनर फॉर्मेट में होंगे, तो तैयार रहें उस वीडियो के लिए।
जैसे ही प्राचीन भारत की वीडियो हमारे समाप्त होंगे उसके अगले दिन से वो वीडियो आनी प्रारंभ हो जाएगी 1 लाइनर फॉर्मेट में। और वीडियो कितने बजे आएगी? दिन में 1 बजे। कोशिश की जाएगी कि डेली लाई जाए। अगर डेली नहीं आ पाएगी तो एक दिन छोड़कर ज़रूर लाया जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की। उसने अपनी राजधानी बनाई बंगाल, कन्नौज, वैजयंती या वनवासी, या इनमें से कोई नहीं। तो तुरंत जवाब दें सभी लोग चौथे क्वेश्चन का। कदम्ब राज्य की राजधानी क्या थी? चौथा क्वेश्चन आज का हमारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैजयंती या वनवासी। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के पांचवें सवाल पे। निम्न में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या हर्षवर्धन? अंतिम बौद्ध राजा जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। एसएससी 2002 में पूछा गया सवाल है। तो तुरंत जवाब देंगे सभी लोग पांचवें सवाल का। तो पांचवें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे छठे सवाल पे। हर्ष चरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या व्यास? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? एसएससी 2002 में पूछा गया सवाल है, बिहार पीसीएस में पूछा गया सवाल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। छठा क्वेश्चन आज का हमारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट जी द्वारा लिखी गई है। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के सातवें सवाल पे। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फाइयान, इत्सिंग, मेगस्थनीज या वेन्सांग? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? महत्वपूर्ण सवाल है। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? आज का सातवां सवाल है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल। तो सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर है वेन्सांग। सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर है वेन्सांग। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के आठवें सवाल पे। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या परांतक प्रथम? तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। आज का आठवां सवाल है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? एसएससी 2001 में पूछा गया सवाल है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखें। आज का आठवां सवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 9वें सवाल पे। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या हर्षवर्धन? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? आज का 9वां सवाल है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? एसएससी 1999 में पूछा गया सवाल है। तो आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 10वें सवाल पे। महत्वपूर्ण सवाल, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या कनिष्क? बाणभट्ट किस सम्राट के राजकवि थे? आज का 10वां सवाल है। सभी लोग तुरंत जवाब देंगे, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आज का 10वां सवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 11वें सवाल पे।
हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख, बंसखेड़ा लेख, हाथी गुम्फा अभिलेख या ह्वेनसांग के वर्णन से? आज का 11वां सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, तो तुरंत जवाब दें सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 12वें सवाल पे। प्रतापशील, हूण हरिण केसरी, महाराजाधिराज, ये उपाधियां किसकी थी? हमारे ऑप्शन है नरवर्धन, प्रभाकरवर्धन, आदित्यवर्धन या राज्यवर्धन। 12वां सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है, तो तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। तो 12वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभाकरवर्धन। अगले सवाल पे चलते हैं। आज कुल आपके लिए 55 सवाल लेके आए हैं हम। इन लेक्चर के पीडीएफ और लिंक आपको हमारे टेलीग्राम से भी मिल जाएंगे, तो वहाँ विजिट ज़रूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन। सेशन पसंद आता है, वीडियो पसंद आते हैं, पुराने वीडियो या अभी के वीडियो, तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज या राजगृह? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? आज का हमारा 13वां सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल। तो इसका राइट आंसर है आज के 13वें सवाल का कन्नौज। 13वें सवाल का राइट आंसर है कन्नौज। स्टार्टिंग में इनकी राजधानी या स्थापना इनकी थानेश्वर में ही हुई थी। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 14वें सवाल पे। सकलोतरापथनाथ, सकलोतरा पथनाथ किसे कहा जाता है? कनिष्क, हर्षवर्धन, प्रभाकरवर्धन और राज्यवर्धन? आज का 14वां सवाल महत्वपूर्ण सवाल। तो 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर है हर्षवर्धन। अगले सवाल पे चलते हैं, महत्वपूर्ण सवाल। वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या हर्षवर्धन? आज का 15वां सवाल शिलादित्य। वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? आज का 15वां सवाल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। आज के 16वें सवाल पे चलते हैं। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात यानी उनकी समाप्ति के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो सभी लोग जल्दी से जल्दी जवाब दें। हमारे ऑप्शन है चालुक्य, राजपूत, हर्षवर्धन या शक। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग पर पुनर्गठन किसने किया था, यानी किसने उनको संगठित किया था फिर से? तो उसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन आप देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण है। अगले सवाल पे चलते हैं। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? यानी जिस समय हमारे हर्षवर्धन राजा थे उसी समय वो भी राजा थे। ऑप्शन हमारे शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशिन द्वितीय, भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन। आज का 17वां सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल। तो 17वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शशांक। अगले सवाल पे चलते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? महानदी, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी? महत्वपूर्ण सवाल आप देख सकते हैं, आरआरबी की परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। आज का 18वां सवाल हमारा, तो इसका राइट आंसर है नर्मदा। अगले सवाल पे चलते हैं, नोट डाउन जरूर करते रहें। अगले सवाल पे चलते हैं 1900 सवाल पे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज या थानेश्वर? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? आज का हमारा 19वां सवाल, काफी महत्वपूर्ण सवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 20वें सवाल पे। हर्ष की जीवनी किसने लिखी?
फिरदौसी, बाणभट्ट, वराहमिहिर या इनमें से कोई नहीं। आज का हमारा 20वां सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल। तो 20वें सवाल का हमारा राइट आंसर है हर्ष की जीवनी लिखी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है बाणभट्ट जी ने। अगले सवाल पे चलते हैं। आज के सवाल पे, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा, प्रयाग, वाराणसी या पेशावर? आज का 21वां सवाल है, तो सभी लोग तुरंत जवाब भी देंगे। हर्ष अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ किया करता था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रयाग। प्रयाग माने यूपी का हिस्सा। अगले सवाल पे चलते हैं, तुरंत जवाब देंगे। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? काफी महत्वपूर्ण सवाल। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार? सभी लोग तुरंत जवाब देंगे। थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो आज के 22वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। इसके बाद इसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं। अगला सवाल, आज का 23rd क्वेश्चन। हर्षवर्धन की बहन राजसी का विवाह किसके साथ हुआ था? शक शासक रुद्र दमन से, मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से, वाकाटक नरेश विंध्य शक्ति से या मैत्रक नरेश भटारक से? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, तो सभी लोग तुरंत जवाब भी देते रहेंगे। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है हमने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से। हर्षवर्धन की बहन राज्य लक्ष्मी का विवाह मौखरी नरेश ग्रहवर्मा जी से हुआ है। 24वें सवाल पे चलते हैं आज के। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? अग्रज माने बड़े भैया। मालवा नरेश देवगुप्त ने, गौड़ नरेश शशांक ने, मैत्रक नरेश भटारक ने या इनमें से कोई नहीं? आज का 24वां सवाल है, तो सभी लोग तुरंत जवाब भी देते रहें। तो 24वें सवाल का आज का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गौड़ नरेश शशांक। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 25वें सवाल पे। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किसके उपलक्ष्य में की थी? हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किसके उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में या पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में है? तो सभी लोग तुरंत जवाब देते रहेंगे। आज का 25वां सवाल हमारा। तो 25वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अगले सवाल पे चलते हैं, 26वें सवाल पे। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? हर्षवर्धन, आदित्यवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, राज्यवर्धन द्वितीय? कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? 26वां सवाल आज का महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है आज के 26वें सवाल का ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन। स्टार्टिंग में इनकी राजधानी थानेश्वर, उसके बाद कन्नौज। अभी कुछ देर पहले सवाल था थानेश्वर किस जिले में है, अब अगला सवाल है कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब? तो तुरंत जवाब देते रहेंगे। काफी महत्वपूर्ण सवाल। आज का 27वां सवाल, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। अगले सवाल पे चलते हैं, 28वें सवाल पे आज के। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची? महत्वपूर्ण सवाल, आप देख सकते हैं बिहार पीसीएस में पूछा गया सवाल है ये। आज का 28वां सवाल है, तो तुरंत जवाब भी देते रहेंगे। वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर, इसका राइट आंसर है मथुरा। अगले सवाल पे चलते हैं, 29वें सवाल पे। कवि बाणभट्ट निवासी था?
पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का, या इनमें से कोई नहीं। जो हमारे कवि बाणभट्ट जी हैं वो कहाँ के निवासी थे, हमसे पूछा गया है। आज का 29वां सवाल है हमारा, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, थानेश्वर। ऑप्शन नंबर बी, थानेश्वर। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 38 क्वेश्चन पे। नागानंद का रचनाकार कौन था? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति या भास? नागानंद का रचनाकार कौन था, यानी किसने राइट करा है उसे, किसने लिखा है? तो आज के हमारे 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर है नागानंद के राइटर हैं ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। अगले सवाल पे चलते हैं, 31वें सवाल पे। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ऑप्शन है हमारे कन्नौज व प्रयाग में, प्रयाग व थानेश्वर में, थानेश्वर व वल्लभी में, या वल्लभी व प्रयाग में। यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया सवाल है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल जान के चलें। आज का हमारा 31वां सवाल, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज व प्रयाग में। तो सभी लोग तुरंत सवाल सुने और तुरंत जवाब दें। 32वां सवाल देखते हैं आज का। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इन नाटकों के नाटककार कौन थे? बाणभट्ट, विशाख दत्त, वात्स्यायन या हर्षवर्धन? 32वां सवाल, तुरंत जवाब देते रहें सभी लोग। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार बताइए। तो आज के 32वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 33वें सवाल पे। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन या शशांक? आज का हमारा 33rd क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, तो तुरंत जवाब भी देते रहें। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो आज के 33वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। अगला सवाल देखते हैं, आज का 34वां सवाल। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था, या सीयूकी की रचना? एक पुस्तक है उनकी, सीयूकी। तो उनको याद करने का मुख्य कारण क्या था, ये हमने बताना है। तो आज के हमारे 34वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीयूकी की रचना। सीयूकी की रचना। 35वां सवाल देखते हैं आज का। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? वातापी या बादामी का, कल्याणी का, वेंगी का, या तंजौर का? आज का 35वां सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर है, आज का हमारा 35वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वातापी या बादामी का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के 36वें सवाल पे। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? ध्रुवसेन द्वितीय, शशांक, देवगुप्त या ग्रहवर्मा? आज का 36वां सवाल है, तो तुरंत जवाब भी देते रहें सभी लोग। 36वां सवाल, वल्लभी नरेश का नाम बताना है हमने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवसेन द्वितीय। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के 37वें सवाल पे। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइस्तुंग के पास एक राजदूत भेजा था? ऑप्शन है हमारे राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन या हर्षवर्धन? महत्वपूर्ण सवाल, आज का 37वां सवाल है, तो तुरंत जवाब देते रहें सभी लोग। आज का 37वां सवाल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 38वें सवाल की तरफ। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइस्तुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिनमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या है, जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार में वर्णन किया है? यानी 3 राजदूत उसने भी भेजे थे, चीन के राजा ने।
तो उस व्यक्ति का नाम हमसे पूछा है। तो ऑप्शन है हमारे वांग वेन्स्ते, अगला ऑप्शन है वेनसांग, अगला ऑप्शन है इत्सिंग और फाइनल ऑप्शन है फाहयान। आज का 38वां सवाल है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल भी है। तो आज के 38वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वांग हेन स्ते। वांग हेन स्ते। 39वां सवाल देखते हैं आज का। किस चीनी यात्रिक को वर्तमान शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे फायान, वेनसांग, इत्सिंग या इनमें से कोई नहीं। आज का 39वां सवाल है हमारा, काफी महत्वपूर्ण सवाल जान के चलें। वर्तमान शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं, 40वें क्वेश्चन की तरफ। वेनसांग भारत में लगभग कितने वर्ष रहा? 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष या 20 वर्ष? आज का 40वां सवाल है, तो तुरंत जवाब भी देते रहें सभी लोग। आज का 40वां सवाल, तो 40वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष। 14 वर्ष। 41वां सवाल देखते हैं आज का। वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महान महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? ऑप्शन है हमारे कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग या उज्जैन। तुरंत जवाब देते रहें। 40वां सवाल है आज का हमारा, तो 40वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। अगला सवाल देखते हैं, 42वां सवाल। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, या आधुनिक कुंभ मेला शुरू करने का श्रेय अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं? कुंभ मेला शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? आज का 42वां सवाल, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। अगला सवाल देखते हैं, 43वां सवाल। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका? पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने या विक्रमादित्य द्वितीय ने? आज का 43वां सवाल है हमारा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो 43वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला सवाल देखते हैं, आज का 43वां सवाल। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका? ये सवाल हम देख चुके हैं, माफ करें। 44वां सवाल देखते हैं। 44वां सवाल है, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन? आज का 44वां सवाल है, तो ध्यान दें सभी लोग और तुरंत जवाब भी दें। आज का 44वां सवाल है, तो 44वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। अगले सवाल पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में रचना है, सूची 2 में उसके रचनाकार है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारी रचनाएं हैं और यहाँ हमारे लेखक हैं। हर्षचरित और कादम्बरी के रचनाकार हम देख चुके हैं, बाणभट्ट जी हैं। तो सारे ऑप्शन हमारे अंतिम ऑप्शन को छोड़कर 4 से ही स्टार्ट होते हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 2 3 1, यानी जो नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक, इसके राइटर है हमारे भर्तृहरि जी हैं। भर्तृहरि की याद में इनके भाई जी ने, इनके भैया ने हमारे हरिद्वार में हरि की पैड़ियों का निर्माण भी कराया था। और 4 और 2 से स्टार्ट होने वाले पहला ऑप्शन है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य शतक के राइटर हैं मयूर और प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदी के राइटर हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। अगला सवाल देखते हैं, आज का 46वां सवाल। निम्न में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? बाणभट्ट, कालिदास, भर्तृहरि या मयूर? 46वां सवाल है आज का हमारा।
हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं थे। 46वां सवाल है आज का हमारा, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। कालिदास। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 47वें सवाल की तरफ। कथन है, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, कारण हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तुरंत बताएं सभी लोग, आपके हिसाब से आपको कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लगता है। तो 47वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों कथन बिल्कुल सही हैं तथा आर यानी कारण ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के हमारे 48वें सवाल पे। कौन सही सुमेलित है? अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सेहनाद महासेनापति, कुंतल सेनापति अश्रुसेना का सेनापति, या फाइनल ऑप्शन है उपरोक्त सभी। कौन सही सुमेलित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला सवाल देखते हैं। टोटल 55 सवाल हैं आपके पास। हमारा 49वां सवाल स्टार्ट होता है। किसका कथन है, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। तो हमारे ऑप्शन है मेगस्थनीज, फाहियान, वेनसांग या इतसिंग। सेशन पसंद आए, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है, आपको फ़ायदा हो रहा है तो सेशन को लाइक करें, इसको शेयर ज़रूर करें, पुराने वीडियो ज़रूर देखें हमारे। आज का 49वां सवाल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेनसांग। 50वां सवाल देखते हैं आज का हमारा। अग्रहार का अर्थ था ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, सैनिक अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, या इनमें से कोई नहीं। अग्रहार का अर्थ बताइए। आज का 50वां सवाल है हमारा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के 51वें सवाल पे अंतिम 5 सवाल बचे हमारे। घटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की जुताई के लिए, खेत की सिंचाई के लिए, समय मापने में, या इनमें से कोई नहीं। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग बताइए। महत्वपूर्ण सवाल, आज का 51वां सवाल, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेत की सिंचाई के लिए। तुला यंत्र का प्रयोग खेत की सिंचाई के लिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के 52वें सवाल की तरफ। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ था जलाशय की भूमि, चारागाह की भूमि, जंगली भूमि, या इनमें से कोई नहीं। एरी पत्ती का क्या अर्थ था? आज का हमारा 52वां सवाल है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जलाशय की भूमि। एरी पत्ती का अर्थ जलाशय की भूमि। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के 53वें सवाल की तरफ। हर्ष के काल में भूराजस्व की सीमा थी 1/10 से 1/16, 1/6 से 1/10, 1/4 से 1/6, या 1/3 से 1/4। आज का 53वां सवाल है, सभी लोग तुरंत जवाब देते रहें। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी, यानी कितना भू राजस्व लिया जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/6 से 1/10। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के हमारे 54वें सवाल की तरफ। मौखरी शासकों की राजधानी थी थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर, या इनमें से कोई नहीं। मौखरी शासकों की राजधानी बताइए। मौखरी शासकों की राजधानी बताइए। तो इसका राइट आंसर है आज के 54वें सवाल का कन्नौज। 54वें सवाल का बिल्कुल सही जवाब है कन्नौज। अंतिम सवाल देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का। CU की नामक यात्रा विवरण निम्न में से किससे जुड़ा है? हम बना चुके हैं सवाल, तो तुरंत जवाब दे सभी लोग। फाहियान, अलबरूनी, मेगस्थनीज, या वेनसांग।
यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया सवाल है। तो CU की नामक यात्रा विवरण किसका है, हमसे पूछा है, तो तुरंत जवाब भी दें सभी लोग। आज का अंतिम सवाल है, तो उसका राइट आंसर है वेन सांग। वेन सांग। तो इसी के साथ आज का हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। तो ये सामान्य ज्ञान के हमारे 5000 से अधिक प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही थी, उसके तहत शुरुआत के 4 भाग में हमने प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं देखी। अगले 2 भाग में यानी 5वें और 6ठे भाग में हमने महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं देखी। अगले 4 भागों में हमने महत्वपूर्ण पुस्तकें देखी। भाग 11 से भाग 20 तक आज हमारा भाग 19 समाप्त हो चुका है। सामान्य ज्ञान का जो भाग 11 है उससे भाग 20 तक हमारा प्राचीन भारत समाप्त हो जाने वाला। प्राचीन भारत का अब अंतिम वीडियो आएगा, जो भाग ये हमारे सामान्य ज्ञान का भाग 20 होगा। तो GS का हमारा प्राचीन भारत सब्जेक्ट भी समाप्त हो जाएगा, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। और जिस दिन हमारा प्राचीन भारत समाप्त होगा उसके अगले दिन से मैंने आपको बता रखा है, या तो दिन में 1 बजे हमारा 1 लाइनर सीरीज आएगी उत्तराखंड परीक्षावाणी और हिंदी का कंबाइंड, या तो रात 8 बजे आएगी। और उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे, रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट ही चलेंगे, ध्यान दें सभी लोग। अगर उसमें कोई भी चेंज होता है तो आपको बता दिया जाएगा, तो पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद है आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।